नमस्कार। आज की दिनांक है 10 नवंबर और अंक है हमारा 33वां 33। और आज के दिन की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं वो लेकर हम हाजिर हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और निःशुल्क फ्री में ज़बरदस्त कंटेंट प्राप्त करने के लिए हमसे जुड़े रहिए। बैंक, आरआरबी, आईपीएस, यूपीएससी, पीसीएस और अदर जो स्टेट एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हम लेकर आ रहे हैं। पहली जो खास बात है वो है डाउनलिंकिंग और अपलिंकिंग के बारे में। अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग क्या होता है? मोस्टली क्या होता है, चैनल वगैरह पे जो कंटेंट वगैरह आते हैं उससे जुड़े हुए दिशा निर्देश होते हैं। टीवी चैनलों पर कंटेंट की गुणवत्ता को लेकर सरकार का कदम उठाया। सरकार ने क्या कदम उठाया है कि रोजाना आधे घंटे लोकहित का कार्यक्रम दिखाना अनिवार्य है। रोजाना आपको आधे घंटे लोकहित का कार्यक्रम दिखाना होगा, कंपलसरी है। मतलब मैं भी एक कई बार सोचता था कि जनरली अगर मैं कोई पोस्ट पर गया तो मैं भी ये जो रूल्स हैं इनमें संशोधन करूँगा। और ये आधे घंटे का है, मैं पूरे दिन का कर देता। मतलब पूरे दिन में आपको मतलब टाइम टू टाइम, मतलब दिन में तुम्हें 1 घंटा तो कृषि पर बताना ही बताना है। तुम्हें दिन में 1 घंटा मान के चलिए जॉब वगैरह के बारे में बताना है। दिन में 1 घंटा मतलब प्रत्येक सेक्टर के बारे, संस्कृति के बारे में बताना है। दिन में 1 घंटा हिस्टोरिकल कोई मूवमेंट पे बताना है। तो डिवाइड कर देता 12 घंटे, या तो 4 घंटे या 2-4 घंटे अलग से छोड़ देते, ताकि एक ही एक बात सारा दिन रिपीट नहीं होती। अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग दिशा निर्देश 2011 में आखिरी बार तय हुए थे। G20 जो शिखर सम्मेलन, उसके बारे में अपनी बात कर लेते हैं। हमें पता है कि ये बाली इंडोनेशिया में होगा इस साल। पीएम साहब जाएंगे, ये भी हमारी बात हो चुकी है। अगर अभी भी समझ में नहीं आई है तो फिर समझ में आने की नहीं है। तुम्हें अगर अभी भी नहीं पता है कि इसमें दक्षिण अफ्रीका आता है कि नहीं आता, तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम्हें अभी भी पता है कि मैक्सिको नहीं आता इसमें, तो गलत है। अगर तुम सोच रहे हो अर्जेंटीना नहीं आता तो बिल्कुल गलत है। अगर तुम सोच रहे हो ब्राज़ील नहीं आता तो भाई बिल्कुल गलत सोच रहे हो तुम। तुम्हें अभी तक अगर समझ में नहीं आया तो मेरे भाई नहीं आ सकता। तो बाली इंडोनेशिया में होने वाला है। प्रधानमंत्री जी हिमाचल प्रदेश की कलाकृतियों को G20 के राष्ट्रीय अध्यक्षों को भेंट करेंगे, उनको गिफ्ट देंगे। क्यों देंगे वो पता ही है, हिमाचल प्रदेश में चुनाव है। ये आप सोच रहे होंगे पर ऐसा नहीं है। मन किया है भी उनका देने का, गिफ्ट करेंगे हिमाचल प्रदेश को, मॉडिफाई करेंगे, देश लेवल पर लेकर जाएंगे। देश के नए प्रधान न्यायाधीश मतलब सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है बंदा। कौन है? जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ देश के 50वें प्रधान न्यायाधीश है। 50 लगाई है, मुबारक हो 50। धनंजय DY, ठीक है, DY चंद्रचूड़ जो है वो हमारे देश के 50वें प्रधान न्यायाधीश होंगे। तो 50 इन्होंने लगाई है, ठीक है। उसके बाद जो चर्चा में रहे हैं वो खास बात क्या है इनकी, ये पहले ऐसे न्यायाधीश हैं जिनके पिता भी क्या रहे हैं, न्यायाधीश रहे हैं। इनके पिता भी क्या रहे, न्यायाधीश रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद में इनको शपथ किसने दिलाई? तो मोस्टली अगर आपको पता हो तो न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति दिलाते हैं। और वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी जी मुर्मू हैं, उड़ीसा की हैं, आदिवासी समुदाय से बिलोंग करती हैं। और इनके पिता का नाम है वाई वी चंद्रचूड़। 1978 से 1985 तक ये क्या रहे हैं, प्रधान न्यायाधीश रहे हैं। तो तुम मोटा मोटा सोच पाओ 1978 में भारत में क्या हुआ था। उस दौरान जितने भी होंगे तो उस टाइम मुख्य जस्टिस कौन रहे होंगे, चीफ जस्टिस हमारे, तो ये रहे होंगे 1978 में। कोई ये घटनाक्रम अगर आपको पता हो तो। नेक्स्ट देखिए, नागरिकता देने का अधिकार। भारत में नागरिकता संबंधी जो अधिनियम, वो नागरिकता अधिनियम 1955 में निर्धारित किए गए हैं, ठीक है। और वैसे दूसरा भाग जो हमारा वो नागरिकता से जुड़ा हुआ है, भाग 2। 9 राज्यों में गृह सचिवों और 31 जिलों के जिलाधिकारियों को नागरिकता देने का अधिकार दिया गया है। 9 राज्य के तो गृह सचिव और 31 जिले हैं जिनके जिलाधिकारियों को ये अधिकार होता है। वैसे जनरली तो ये निर्णय कौन लेता है? गृह सचिव लेता है। पर 31 जिले हैं जिनके जिलाधिकारी भी निर्णय ले सकते हैं। 31 जिलों की लिस्ट तो बड़ी थी। गुजरात के 2 जिले अभी जो नए जुड़े हैं वो हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। ये सीमावर्ती राज्य हैं। यहाँ पर जो अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक सारे ही हैं, सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी को छोड़ के बाकी सारे अल्पसंख्यक हैं। तो उन सभी को यहाँ पर क्या दी जा सकती है, मान्यता, वो नागरिकता दी जा सकती है, ये दे सकते हैं। हालांकि नागरिकता बाकियों को भी, मुस्लिम कम्युनिटी को भी, बंदे को भी मिल सकती है यहाँ पर, वहीं कोई बड़ा मसला नहीं है, लेकिन वो डीएम नहीं देगा, ठीक है। लेकिन आप ये बात ध्यान रखिएगा, ये जो नागरिकता जो अधिकार दिया है वो 1955 वाले के तहत ही दिया है, 2019 वाले के तहत नहीं दिया है, ठीक है। 2000 वो तो अभी आया ही नहीं है, लागू नहीं हुआ अभी तो वो तो।
हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों, ईसाइयों को। 3 और 3 6, टोटल 6 कम्युनिटीज़ हैं। और नागरिकता कानून 1955 के तहत जिन 9 राज्यों में पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता प्रदान की जा सकती है वो कौन कौन से, जहाँ के मुख्य सचिव आपको दे सकते नागरिकता? गुजरात, राजस्थान अपना पड़ोसी, और फिर अपना पड़ोसी हरियाणा, और फिर अपना पड़ोसी पंजाब। तो 4 तो हो गए हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश ये भी अपने पड़ोसी है, दिल्ली भी अपना पड़ोसी है, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ 2 ऐसे हैं जो अपने पड़ोस में नहीं है, बाकी तो सब अपने पड़ोस में हैं। अपने सारे पड़ोसियों को पावर है ये। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ 2 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेट हो गए। न्यायाधीश जो राज्यसभा के लिए नामित हुए थे कौन थे? रंजन गोगोई साहब थे, ये राज्यसभा के लिए नामित हुए थे। अगर आप एसएसटी पॉलिटिकल साइंस वगैरह सब्जेक्ट अगर आपका है तो फिर आपके लिए एक शानदार प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ये पहली बार नहीं हुआ है कि कोई न्यायाधीश राज्यसभा में गया हो। ये मुख्य न्यायाधीश रहे हैं हमारे, और इन्होंने सरकार के फेवर में कई फैसले दिए थे। अब सरकार ने इसका इनाम दिया कि इनको भेज दिया कि आओ। अब जनरली आपको ये बताना है कि इससे पहले भी एक राज्यसभा में न्यायाधीश गए हुए हैं, मुख्य न्यायाधीश नाम बताना है उनका आपको, कौन गए हुए हैं। उनको नामित नहीं किया गया था, यहाँ पे ये हुए नामित। नामित मतलब वो जो बंदे भेजने का अधिकार होता है किनके पास? राष्ट्रपति के पास। उस अधिकार का प्रयोग किया गया है। यहाँ आपको ये बताना है कि कौन सा बंदा था जो चुनाव लड़कर गया था राज्यसभा में। परख योजना, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ऑल इंडिया आई ई सी टी AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन भारत की सबसे बड़ी तकनीकी शिक्षा से जुड़ी हुई संस्था है, एजेंसी है। इसने परख योजना शुरू की है। इस योजना का मोटा मोटा उद्देश्य यही है कि जो कई बार बच्चे क्या MBA वगैरह कर लेते हैं, तकनीकी प्रबंधन में बड़े बड़े कोर्स कर लेते हैं, लेकिन अगर उनको समाज में अकेले अपने दम पर सर्वाइव करना हो तो मुश्किल हो जाता है उनके लिए। अपने दम पर सर्वाइव होने का मतलब है कि वो कहीं बैठ करके 2 रुपये कमा पाएँ, पर ऐसी क्षमता उनमें होती नहीं है। हाँ, किसी कंपनी में जॉब उनको मिलती नहीं है, या मिल जाए तो वो सर्वाइव कर पाते हैं, अदर अपने दम पर कुछ नहीं कर पाते। तो इसी समस्या को हटाने के लिए परख योजना लाई गई है। तेलंगाना चर्चा में है क्योंकि तेलंगाना की राज्यपाल ने अभी आरोप लगाया है कि मेरे फ़ोन को टैप किया जा रहा है। फ़ोन टैपिंग पर हम एक वीडियो फिर बनाएंगे, अगर आपका मन किया तो मैं आपको पूरा बताऊंगा कॉन्सेप्ट की फ़ोन टैपिंग वगैरह क्या है, कौन करवा सकता है, कब करवा सकता है, और निजता के अधिकार में कब आता है और निजता के अधिकार में कब नहीं आता। ठीक है। तेलंगाना की सत्तारूढ़ पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति और TRS। ठीक है। राज्यपाल का एक बार नाम ध्यान रखना बस तेलंगाना की, और कुछ नहीं है। मालाबार अभ्यास जापान, मालाबार अभ्यास ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका के बीच में होता है। नौसेना का अभ्यास है जापान में, ये इनकी नौसेना आर्मी के नाम है, मेरी टाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स। इस बार कहाँ हो रहा है मालाबार अभ्यास? तो जापान में हो रहा है। क्वाड समूह बोलते हैं इनको चारों को, योकोसुका द्वीप के पास होगा। मालाबार युद्ध अभ्यास 1992 में शुरू हुआ था। कब? 1992 से। 1992 आज चर्चा में रहा था कल। कल चर्चा में क्यों रहा था? क्योंकि जो हमारे वित्त मंत्री महोदया है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने कहा था कि 1992 में जो उदार नीति लागू की गई थी वो तन मन ढंग से लागू नहीं की गई थी। तो लागू की गई या नहीं की गई वो तो वो जाने, उनका राम जाने। पर आपको जो बात ध्यान रखनी है वो ये है कि 1992 में मालाबार युद्धाभ्यास शुरू हुआ था। एक बात आपको और बतानी है, रियो डी जनेरियो सम्मेलन हुआ था, और क्या हुआ था 1992 में वो आपको बताना है। 2015 में जापान इसका स्थायी सदस्य बन गया था। 2020 में भारत के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल हुआ था। हालांकि जापान इससे पहले 2007 में भी जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हो चुके हैं। जापान इससे पहले भी एक बार शामिल हुआ था, पर स्थायी सदस्य 2015 में बना था। और अब ऑस्ट्रेलिया, हालांकि स्थायी सदस्यता नहीं लिया इसने, पर ये रेगुलर आ रहा है। 2020 में आया, 21 में आया, 22 में आया। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 वाली कहाँ होगी? भारत में होगी। इससे पहले 6 में हो चुकी है और 18 में हो चुकी है, लेकिन ध्यान रखना 20 में हमें दे रहे थे पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप, लेकिन टाइम पे हम पैसे नहीं दे पाए, जितनी फीस थी उतनी दे नहीं पाए और मुक्केबाजी हमसे छीन ली। ठीक है। ये बात मोदी जी को बतानी चाहिए हमें कि छीन ली गई है, पैसे नहीं थे। पैरा ओलंपिक का कोटा प्राप्त हुआ है, किसे हुआ है? सिंहराज अधाना को हुआ है। इसके अलावा अवनी लेखैरा को भी प्राप्त हो चुका है राजस्थान में। ठीक है। 2024 में पेरिस में होगा ये पैरा ओलंपिक।
पैरा निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप की 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल में चौथा स्थान प्राप्त किया था, फोर्थ। और दुख की बात है, फोर्थ स्थान भारत को भी मिलेगा। किसमें? क्रिकेट में। T20 वर्ल्ड कप में आज हार गए। 44वां मैच था आज जो हारे थे हम, ध्यान रखना। 45वां मैच इंग्लैंड और पाकिस्तान के मैच में। मैच फिक्स है, पाकिस्तान जीतेगा। आज का दिन इतिहास में, दत्तोपंत ठेंगड़ी का जन्म। दत्तोपंत ठेंगड़ी क्या वामपंथी नेता हुए थे महाराष्ट्र एरियाज में। इनका नारा था, देश हित में करेंगे काम, काम का लेंगे पूरा दाम। भारतीय मजदूर संघ की स्थापना की थी, वामपंथी विचारधारा के समर्थक थे। अमेरिका में डायरेक्ट डिस्टेंस डायलिंग फोन सेवा इन्होंने शुरू की थी। 1885 में आज ही जर्मनी के गोटलिब डेमलर में पहली मोटरसाइकिल प्रदर्शित की गई थी। इन्होंने नहीं की, ये तो अलग ही बात है, ये तो वामपंथी थे। नाम क्या है इनका? दत्तोपंत ठेंगड़ी। ठेंगड़ी तो याद रह जाएगा, आगे नहीं याद रहेगा। आज के दिन पहली मोटरसाइकिल बनी थी, किसने बनाई थी? गोटलिब डेमलर ने। गोटलिब डेमलर ने पहली आधुनिक मोटरसाइकिल बनाई थी, गोटलिब डेमलर। अमेरिका में डायरेक्ट डिस्टेंस डायलिंग आज शुरू हुई थी। नेक्स्ट, अमेरिका में हुए मध्यावधि चुनाव, उनमें भारतीयों ने जो झंडे गाड़े हैं चर्चा में है। पहले तो हैं भारतीय श्री थानेदार, ये मिशिगन से जीते हैं। चलिए अब आपके लिए एक अच्छा क्वेश्चन। मिशिगन झील है, होम्स नाम पे आती है ये। 500 जिलों के नाम किस नाम पे आते हैं? होम्स नाम से आते हैं। उनमें से एक झील का नाम है मिशिगन। यूरी, ओरियो, मिशिगन और सुपीरियर और ईरी, ये 4 होती हैं। तो मिशिगन झील के आसपास वाला एरिया श्री थानेदार। थानेदार है वो जिप्सी नहीं चला रहा है यहाँ पे, थानेदार क्या है? विधायक संसदीय चुनाव जीत गया है। राजा कृष्णा मूर्ति, रो खन्ना, एमी बेरा का रिजल्ट नहीं है। प्रमिला जयपाल चौथी बार बनी है, प्रमिला जयपाल जी को बहुत बहुत बधाइयाँ। मैरीलैंड प्रांत में लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है, कौन बनी है? अरुणा मिलर। कौन बनी है? अरुणा मिलर। अरुणा, अरुंधति रॉय, हाँ अरुंधति रॉय थी वो, अरुणा नहीं थी, अरुंधति रॉय थी। मैरीलैंड प्रांत में लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बनी है? अरुणा मिलर बनी है, डेमोक्रेटिक पार्टी की। लोग सारे डेमोक्रेटिक पार्टी से जीते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप कौन सी पार्टी का? रिपब्लिकन का है। तो तुम समझ ही पा रहे हो, डोनाल्ड ट्रंप का तो कुछ बढ़ने वाला ही नहीं है, यहाँ पे हार रहा है चुनाव पे चुनाव। इसके अलावा ये करंट अफेयर्स का मामला नहीं है, पर वैसे चर्चा में आज हम उन भारतीयों की बात करेंगे जिन्होंने विश्व में झंडे गाड़ दिए अलग अलग सेक्टर्स में। पॉलिटिकल में कमला हैरिस का नाम तो जानते हैं, हालांकि इस लिस्ट में नाम नहीं है कमला हैरिस का, मुझे दुख है। उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका की कमला हैरिस। भारतीय नेता कम क्षमता वाले लोग होंगे, ब्रिटिश पीएम विंस्टन चर्चिल ने 1947 में कहा था। तरस आता है उन पर कि क्या बात है। 2015 में यहीं का प्रधानमंत्री कह रहा था कि, क्योंकि जब प्रधानमंत्री मोदी वहां पर गए थे, एक स्टेडियम में 60,000 लोग इकट्ठा हुए थे, वो क्राउड देख करके कैमरन साहब बोले कि अब वह दिन दूर नहीं जब भारतीय मूल का कोई बंदा भारतीय ब्रिटेन का पीएम बनेगा। बात सच होगी है, ऋषि सुनक साहब बनेंगे। कमला विशेषर त्रिनिदाद और टोबैगो की पीएम है, कमला विशेषर, ठीक है। नेक्स्ट है कमला हैरिस जो है वो उपराष्ट्रपति है अमेरिका के। शिव सागर रामगुलाम मॉरिशस के पीएम है, पहले पीएम है मॉरिशस के। और ध्यान रखना मॉरिशस से ही भारत में सर्वाधिक एफडीआई आता है। हालांकि अब तो चेंज हो गया होगा आंकड़ा, पुराना आंकड़ा ये था। एफडीआई सर्वाधिक कहाँ से आता? मॉरिशस से। आरएस में आया था ये पर्सन 2017 के। छेदी बर्त जगन गुयाना के राष्ट्रपति थे। देवन नायन सिंगापुर के राष्ट्रपति रहे हैं। ये राष्ट्रपिता रहे हैं छेदी बर्त जगन गुयाना के। योगेंद्र पुराणिक ये जापान में विधायक बन गए थे, देखो जापान में पहले भारतीय विधायक थे। देव शर्मा 2019 से ऑस्ट्रेलिया के संसदीय चुनाव में जीत गए थे। एंटोनिया कोस्टा नाम से पता चल रहा है तुम्हें, पुर्तगाल के थे,